हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में ये 6th वीडियो जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब बच्चों, ये जब डिफेक्ट या इम्परफेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में सोच आती है कि अच्छा वो डिफेक्ट, एक नेगेटिविटी आती है कि डिफेक्ट सुन के ही आदमी को समझ में आता है कुछ डीमेरिट है, कुछ फिजिकली डिस्टर्ब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करना है और पढ़ना है तो ये नेगेटिविटी दिमाग से हटानी होगी। डिफेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। यूजलेस सॉलिड जो हमारे किसी काम का नहीं है वो नेचर में एग्जिस्ट है, तो उसमें नेचुरली या साइंटिफिकली कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाते हैं या आ जाते हैं जिसके कारण वो सॉलिड हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो हमको पहले ये ध्यान देना है कि जब हम डिफेक्ट बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं, तो हमको शब्दों में पॉजिटिविटी लानी होगी। राइटिंग करते वक्त हम डिफेक्ट को पॉजिटिव वे में समझाएंगे, ये नहीं कि हम डिफेक्ट का मतलब नेगेटिविटी समझ के उसको सब कुछ गंदा गंदा डीमेरिट्स लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए डिफेक्ट शुरू करें। तो उसके लिए पहले आपके दिमाग में एक बात बैठाते हैं। आपने सबने 11th में एक वर्ड सुना है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। डू यू नो अबाउट दैट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? Yes, the absolute zero temperature is the 0 Kelvin temperature. It is the minimum measurable temperature. You know that about minimum measurable temperature 0 Kelvin temperature, और 0 Kelvin की वैल्यू भी आपको मालूम है -273.15 डिग्री सेल्सियस। बेटा, इसमें होता क्या है कि 0 Kelvin जब टेम्परेचर होता है तो आप इसमें थोड़ा सा थर्मोडाइनेमिक्स लगा दो। तो आपने एंट्रोपी चेंज पढ़ी है, डेल्टा एस, और आपने सुना हुआ है कि एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर चेंज। जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर चेंज भी 0 केल्विन ही लेंगे। ऐसे केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ द क्रिस्टल और द सॉलिड सिस्टम इज ऑलवेज 0। फिर आप ये भी जानते हैं कि अगर एंट्रोपी की वैल्यू ही 0 है तो किसी तरह का कोई रैंडमनेस नहीं होगा, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ कि एट 0 Kelvin टेम्परेचर ऑल द सॉलिड्स आर डिफेक्टलेस बिकॉज एट दिस टेम्परेचर रेंज द एंट्रोपी चेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 0। बट इट इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, देयरफॉर नॉन डिफेक्ट और डिफेक्टलेस नेचर ऑफ द सॉलिड इज आल्सो अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे हम 0 केल्विन से आगे की ओर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड का एंट्रोपी भी बढ़ेगा। एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, उसमें रैंडमनेस बढ़ता जाएगा, एंड एज द रैंडमनेस इंक्रीजेस सॉलिड शो सम एबनॉर्मल बिहेवियर। ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। ये डिफेक्ट या इम्परफेक्शन नेचुरल फिनोमेना से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मीन से भी हो सकता है, सिंथेटिक मोड से हो सकता है, साइंटिफिकली हो सकता है, और यूजफुलनेस की रिगार्ड के हिसाब से हो सकता है। क्लियर बच्चों? अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड में डिफेक्ट आता है। क्लियर? अब ये डिफेक्ट कई तरह के होते हैं। इन जनरल अगर हम क्रिस्टलोग्राफी की स्टडी करते हैं तो हम उसमें कुछ शब्द बोलते हैं, वो शब्द से क्वेश्चन बने हुए हैं छोटे छोटे। एक पॉइंट डिफेक्ट वर्ड आता है, एक लाइन डिफेक्ट आता है, एक एक्सेस डिफेक्ट आता है। ये क्या है? तो बच्चों, क्या होता है कि जब किसी सॉलिड क्रिस्टल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने देखा कि क्रिस्टलोग्राफिक कंडीशन पे अलग अलग क्रिस्टल ड्रॉ करते समय हम उसमें पॉइंट बनाते हैं। These point indicate about the एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी यूनिट हो सकती है उस पॉइंट में। तो अगर किसी सॉलिड में उस कंस्टिट्यूएंट एटम, आयन या मॉलिक्यूल की आप पोजीशन चेंज कर दो
या नेचुरली उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, then the solid show some abnormal behavior, then the phenomena is known as point effect. Okay, the point effect arises due to dislocation or disarrangement of the constituent particles, atom, ion, molecule present at the different position of the solid. But in case of line defect, तो हम ये जानते हैं कि लाइन डिफेक्ट का मतलब एक क्रिस्टल की होगा, एक क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी में उस लैटाइस स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा क्रिस्टल बनेगा, उस क्रिस्टल में अलग अलग एक्सेस होंगे, अलग अलग एजेस होंगे। तो इन एक्सेस या एजेस में जब कोई डिसबैलेंस आता है, कुछ डिफॉर्म होता है या कुछ रिफॉर्म होता है, तो हम कहते हैं कि यार सॉलिड में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो तब हम ये शब्द बोलते हैं कि यहाँ पर लाइन डिफेक्ट। तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं, हमको बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें पढ़नी है। तो बच्चों, जब हम डिफेक्ट शब्द को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिफेक्ट की 3 कंडीशन होती है। सॉलिड्स में 3 तरह के डिफेक्ट का ऑब्जर्वेशन होता है। एक को कहते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सुन के आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि स्टैक्योमेट्री यानी जब रेशनल हो, कोई चीज रेशियो में होल नंबर फॉर्म पे हो। जैसे आप फार्मूले पढ़ते हैं कंपाउंड के NaCl, CF2, MgCl2, AlCl3, जितने भी फार्मूले पढ़ते हैं आप, होल नंबर्स होते होंगे। तो ये स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, स्टैक्योमेट्रिक सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर किसी सॉलिड में स्टैक्योमेट्री रेशनल जो बैलेंस है ये ना हो तो वो नॉन स्टैक्योमेट्री हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आयरन ऑक्साइड FeO आप जानते हो, और मैं कह दूँ कि FeO नहीं, Fe 0.98O, तो बोलोगे यार इसमें तो Fe जो है 1:1 के रेशियो में नहीं है, Fe की वैल्यू तो 0.98, तो ये नॉन स्टैक्योमेट्री हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब स्वाभाविक है, बाहर से हम सॉलिड के क्रिस्टल में कुछ मिलाएंगे, तो ये जो कुछ मिलाएंगे ये क्या होगा, ये फॉरेन मटेरियल होगा, बाहर से मिलाया जाने वाला मटेरियल होगा। जब किसी सॉलिड क्रिस्टल में कोई फॉरेन मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग तो वैसे भी आपने बहुत जनरल वे में सुना हुआ है कि डोपिंग, बहुत सारे गेम्स में आप सुनते हैं डोपिंग, यानी आप नेचुरल बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा फॉरेन केमिकल ऐड कर रहे हैं जो जरूरत नहीं है, तो वो डोपिंग कहलाती है। सिमिलरली सॉलिड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जब आप कोई एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल ऐड कर देते हैं या नेचुरली ना करके नेचुरली वो खुद ऐड हो जाता है, तो हम कहते हैं डोपिंग हो रही है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके बच्चों, तो हम अगर क्लासिफाइड करें कि हम बोले कि सॉलिड में जो डिफेक्ट है या बच्चों इम्परफेक्शन है, ये डिफेक्ट या इम्परफेक्शन 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के डिफेक्ट या इम्परफेक्शन अगर मैं बोलूं तो पहला होता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, क्लासिफाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो दूसरा होगा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो तीसरा डिफेक्ट हम ले रहे हैं कौन सा बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहले हम इन दो की बात करें। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होगा इसमें कंपाउंड हमेशा रेशनल फॉर्म पे होगा, ठीक है। इसमें जो कैटायन एनायन या जो भी एटम होंगे ये होल नंबर फॉर्म पे होंगे। इन पे जब डिफेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, तो ये डिफेक्ट को हम 2 क्लास में पढ़ते हैं कि या तो वो डिफेक्ट किसी नॉन आयनिक सॉलिड में होगा या तो ये डिफेक्ट किसी आयनिक सॉलिड में होगा। अगर नॉन आयनिक सॉलिड में होगा तो ये डिफेक्ट 2 तरीके से पढ़ा जाता है बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया कि नॉन आयनिक यानी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां नॉन आयनिक होगा। इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको जनरल एक्सरसाइज मालूम होनी चाहिए। तो इसमें हम एक को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जब पढ़ते हैं स्टैक्योमेट्रिक और स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू हम पढ़ते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड। तो नॉन आयनिक कंपाउंड में ये 2 तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इनसे क्वेश्चन कम आते हैं। यहाँ जब आयनिक के केस में आते हैं तो फिर 2 होते हैं। एक को कहते हैं
शॉर्टकी डिफेक्ट, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं खासकर कंडीशंस में, और दूसरे को कहते हैं बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये आपसे क्वेश्चन काफी कुछ पूछा जाएगा और इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सरल है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक में पढ़ते बच्चों तो इसमें अब अपन को ये मालूम है कि यार ये रेशनल नहीं होगा, इसमें जो कंपाउंड का फार्मूला आएगा वो नॉन रेशनल होगा, होल नंबर फॉर्म में नहीं होगा। ये दो तरह का होता है, इसको हम एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इनको हम क्लासिफाइड करेंगे और डिटेल बाद में, और इसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे कि कैसे होता है। मेटल एक्सेस, फिर मेटल एक्सेस की दो क्लास होती है और मेटल डिफिशियंसी की भी दो क्लास होती है, और रेस्ट ऑफ फिर बचता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सीबीएसई में और खासकर बड़े कॉम्पिटिशन्स जेईई हो गया, नीट हो गया, उसमें इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे तो आते ही हैं, उससे सबसे ज्यादा आते हैं। कुल मिला के आपसे कॉम्पिटिशन्स में ज्यादातर क्वेश्चन इन डिफेक्ट से पूछा जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इधर आयनिक स्टैक्योमेट्रिक में आयनिक में आपसे पूछा जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये तो क्लासिफाइड फॉर्म हुआ और जिसको आपको स्टडी करना है। अब इनको हम एक एक करके इनके बारे में सोचें, समझें और देखें कि भाई हाँ इन डिफेक्ट्स में ऐसा क्या है। तो पहला डिफेक्ट जो है बच्चों वो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टैक्योमेट्री तो आप समझ गए कि ऐसे सॉलिड जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम या आयंस जो भी होंगे वो होल नंबर रेशियो में अगर है, यानी उसमें कैटायन और एनायन का नंबर आइडेंटिकल है, एक बराबर है, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा सॉलिड जो होगा वो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा, दिखाएगा। जो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है ना बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोला जाता है। बोले ऐसा क्यों बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलने से क्या मतलब है? तो बोले इसलिए क्योंकि ये डिफेक्ट जो होते हैं चाहे नेचुरली तो ऑब्जर्व हो और चाहे आर्टिफिशियल मीन से ऑब्जर्व हो, ये हीटिंग इफेक्ट से ही ऑब्जर्व होते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ऑल द स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बिकॉज दीज आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द वेरिएबल रेंज ऑफ द टेम्परेचर और द टेम्परेचर चेंज। क्लियर? एक और बात आपको दिमाग में रखनी है, all the stoichiometric defects are also known as intrinsic defect। अब बोले यार ये क्या आ गया, इंट्रिंसिक डिफेक्ट आ गया। बोले यार कि क्या होता है जब किसी सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आए, हम बाहर से कुछ नहीं मिलाएंगे और ना बाहर से कुछ करेंगे, सिर्फ सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर चेंजेस आएंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से आ जाए चाहे वो नेचुरल तरीके से आ जाए, लेकिन चेंज पक्का सिर्फ अंदर आएंगे, बाहर से कुछ नहीं करना है। तो हम कहेंगे कि हाँ अच्छा, ऑल दीज डिफेक्ट आर ऑब्जर्व ड्यू टू इंटरनल फिजिकल नेचर ऑफ द सॉलिड, दैट इज व्हाई आर नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो ये आपको दो बातें जनरल नॉलेज के फॉर्म पे रखनी है, क्या कि जितने भी स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, ऑल द स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बिकॉज दीज आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द रेंज टेम्परेचर चेंज or the different range of temperature. Since these defects are observed due to internal physical change or the change of physical structure of the solid crystal, that is why are also known as intrinsic defect. Clear बच्चों? अब अगर आप इन बातों को दिमाग में रख लेते हैं, फिर आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में पहला कैटेगरी लेते हैं, और पहली कैटेगरी है नॉन आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड यानी इसमें पक्का कैटायन नहीं होगा, एनायन नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट यूनिट एटम होगी, वो इस कैटेगरी में पूछी जाती है। बाकी क्वेश्चन इससे बहुत कम आता है। तो इसमें पहली कैटेगरी है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट अभी बहुत सरल है, इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपको ये कहूं कि एक सॉलिड है और उस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड है,
अलग अलग कंस्टिट्यूएंट एटम है और ये उनकी पोजीशन है। लेट मान लो मैं बोलूँ ए बी अल्टरनेट ऑर्डर में बी ए बी, ये खूब सारे एटम हैं। ये सॉलिड क्रिस्टल में अरेंज है। हुआ क्या, टेम्परेचर चेंज हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, या कोई भी फिजिकल नेचर में चेंजेस आया, तो पता चला कि इसमें स्टैक्योमेट्री बस दिमाग में रखिएगा कि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, फिर भी इसमें रेशियो भी मेंटेन। तो इसमें हुआ क्या कि लेट मान लो मैं कहता हूँ कि ये एक एटम और एक एटम, कोई एटम अपनी जगह को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर भाग गया मतलब मूव आउट हो गया। ओके, तो बोलोगे क्या वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द कंस्टिट्यूएंट एटम्स लीव देयर साइड, अपनी जगह को छोड़कर मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये तो फिनोमेना हुआ। इससे हुआ क्या, बोले यार इससे यूनिट वॉल्यूम पे क्या नंबर ऑफ एटम बढ़े हैं कि उतने ही हैं कि घट गए। बोले यार नंबर ऑफ एटम तो घट गए, क्या वॉल्यूम भी घट गया। बोले ना, क्रिस्टल तो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है, वॉल्यूम तो एज इट इज है, लेकिन मास कम हो गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास कम हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों, बोले डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो वैकेंसी डिफेक्ट है, इसके कारण से सॉलिड क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होती है। बाकी और इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो आपको बहुत टेंशन लेके पढ़ना। क्लियर। इसी में बच्चों अब मैं बोलूं कि यार इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब 3D स्पेस। 3D स्पेस मतलब 3D स्पेस का मतलब जैसे हमारे और आपके बीच में ये स्पेस है, मान लीजिए ये स्पेस एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में एटम अरेंज हैं अलग अलग जगह पर। कोई बाहर से एक एटम आया और वो एक जगह जाके फिट हो गया है, यहाँ पे आके बैठ गया। तो बोलेंगे यार अच्छा ये तो इसके लिए तो कोई साइट थी नहीं, जगह तो थी नहीं, खाली जगह में अरेंज हुआ है, वैकेंट स्पेस में अरेंज हुआ है। और वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड या इंटरसाइट या इंटरस्टिशियल। यानी ये जो एटम आया है वो इंटरस्टिशियल में अरेंज हो गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मीन्स दैट इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट any constituent atom of the solid arranged in the voids or the space or the intersite instead of actual position of atom। तो एक जनरल फिनोमेना। चलिए इससे क्या फर्क पड़ा, आप खुद सोचिए, डेंसिटी बढ़ गई कि घट गई। बोले यार वॉल्यूम तो एज इट इज है, एटम बढ़ा। हाँ यार एक नया एटम आ रहा है और एक नया एटम यूनिट वॉल्यूम पे आके नंबर को बढ़ा दे रहा है, तो मास बढ़ेगा क्या, बोले हाँ मास बढ़ेगा। और जब मास बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों। तो ये दो डिफेक्ट जिनको हम कहते हैं नॉन आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसके शब्दों को ब्रेक करना है, जिसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। शब्द को तोड़ लो और तोड़ के बढ़िया रोल करके बोल दो उसकी मीनिंग को, बस यही है। डेंसिटी ही सबसे बड़ा कंसिक्वेंस है कि डेंसिटी घटेगा कि डेंसिटी बढ़ेगा, यही आपको बोलते बताते बनना चाहिए। क्लियर बच्चों। चलिए, तो नॉन आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट तो हम समझाने में सफल रहे। अब आया वो जो बहुत ज़्यादा राइटिंग में पूछा जाता है कि किसी आयनिक सॉलिड के लिए जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट यूनिट कैटायन और एनायन है, वहाँ पर जब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा तो वो दो कंडीशन दिखाएगा, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। व्हाट इज आर दीज डिफेक्ट। तो ये बहुत सरल है, बहुत ही ईजी है। चलो इनको सीखने की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों नॉन आयनिक सॉलिड के बाद आयनिक सॉलिड का डिफेक्ट, और आयनिक सॉलिड में पहला डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ हुआ, कैसे होगा, क्या इसका कंसिक्वेंसेस होंगे, यही सब हमको सीखना है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं बोलता हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट, तो आप इसको कहानी जैसे पहले सुनिए कि यार शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है। ये होता है नेचुरल भी है और हमारी जरूरत होगी तो साइंटिस्ट करा भी देगा। होता ये है कि कोई एक क्रिस्टल यूनिट सेल है, उस क्रिस्टल यूनिट सेल में हमको ये देखते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, यानी अगर क्रिस्टल यूनिट सेल है उसमें 10 कैटायन 10 एनायन, 100 कैटायन 100 एनायन, 1 कैटायन 1 एनायन, कुल मिला के इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस लीव देयर साइट, अपनी जगह को छोड़कर मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्टल यूनिट सेल, भाग गए। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल यूनिट सेल से मूव अवे हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये फिनोमेना है, पहले तो आप इसको ध्यान में रखिए कि होता क्या है। तो आप बोलोगे क्या कि इन शॉर्टकी डिफेक्ट द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लीव देयर साइट एंड मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्टल यूनिट सेल। अगर ये फिनोमिना होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप टीचर को स्कूल में ये समझाएंगे तो अलग अलग टीचर की अलग अलग डिमांड होती है, फिर भी आप ये सबसे कॉमन तरीका होता है कि कंस्टिट्यूएंट एटम्स दिखा दो, कंस्टिट्यूएंट आयंस दिखा दो अल्टरनेट ऑर्डर में। लेट मान लो मैं इसको चित्र से समझाना चाहूँ तो मैं एक बढ़िया गोला गोला बनाऊंगा, मैं बोलूँगा ये A प्लस है, B माइनस है, A प्लस B माइनस, फिर अल्टरनेट करना है आपको। तो अब यहाँ पे आएगा B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, फिर उल्टा कर दिया है A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, फिर वही चीज B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है। मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो मैं चलो एक ये कैटायन ले लेता हूँ और एक एनायन ले लेता हूँ, कोई भी चॉइस इज योर। अब मैं इसको बोलता हूँ ये भाग गया। कहाँ भाग गया? वो क्रिस्टल यूनिट सेल के बाहर जाकर किसी दूसरे यूनिट सेल में अरेंज होगा। कुल मिला के यूनिट सेल का क्रिस्टलोग्राफिक कंडीशन बिगड़ जाएगी। चलिए, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि यार शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर साइड एंड मूव अवे फ्रॉम द क्रिस्टल यूनिट सेल। क्या फर्क पड़ा? पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम बढ़ा कि घटा कि उतना ही? एटम नहीं, आयन। अब बोलोगे यार भगा दिया, जब एटम आयन भाग गए तो नंबर ऑफ आयंस का यूनिट वॉल्यूम पे वैल्यू तो कम हो गई। तो सिंस इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, देयरफॉर ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल यूनिट सेल डिक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, क्या क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन है? बोले हाँ यार न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। क्यों? बोले यार अगर मान लो 100 कैटायन और 100 एनायन थे, उसमें आपने एक एक निकाल दिए तो बचे कितने? 99। वो आपस में क्या है? इक्वल है। यानी जितने कैटायन उतने एनायन, यानी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन है थ्रू आउट। यानी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट सिंस द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मूव आउट फ्रॉम द क्रिस्टल यूनिट सेल, देयरफॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल unit cell remain unchanged throughout but the density decreases. You should know about it. चलिए, तो क्या ये आयन भाग रहे हैं तो ऐसे मजाक कर रहे हैं? कुछ काम भी है इनका? बोले हाँ यार, जब आयन मूव करता है तो आयन के मूव होने से करंट का मूवमेंट होता है। ये तो आपको मालूम है, कैटायन मूव करेगा तो कैटायन के अपोजिट डायरेक्शन पे करंट का फ्लो होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि इस तरह के डिफेक्ट के कारण कंडक्टिंग नेचर ऑफ द सॉलिड बढ़ता है। तो ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट सिंस द आयंस मूव फ्रॉम द क्रिस्टल यूनिट सेल, देयरफॉर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस द क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका कंसिक्वेंसेस होता है। अब असली जो कॉम्पिटिटिव नॉलेज है उस पर आपको ध्यान देना है। बोले यार ये डिफेक्ट होगा कहाँ?
तो यार होगा कहाँ वो, तो अपन को कुछ एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपन तो करा नहीं रहे, अपन तो पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ उसकी बैकग्राउंड कंडीशन आपको दिमाग में रखनी। कैसे? बोले यार ये जो शॉर्टकी इफेक्ट होता है ना, ये ऐसे सॉलिड में होता है, आयनिक सॉलिड में, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। ये दिमाग में बैठा लो। कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने पढ़ा है 4, 6, 8, 12। तो जब हाई बोलता हूं तो 6 और मोर देन 6 तो होगा, ये गारंटी है। तो शॉर्टकी इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द सॉलिड व्हिच हैव द हायर वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला रूल शॉर्टकी होने का। दूसरा, शॉर्टकी इफेक्ट बच्चों तब होता है जब कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो। कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम हो। यानी आप ये कह सकते हो कि उनके रेडियस का जो डिफरेंस है वो बहुत नैरो होगा, बहुत लेस होगा, बहुत कम होगा। यानी आपके दिमाग में होना चाहिए टू कंडीशंस ऑफ द शॉर्टकी इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज द कंपाउंड शुड हैव हायर वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, पहली बात। दूसरा, द कंपाउंड हैव ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ कैटायन और एनायन और हैव वेरी लेस डिफरेंस ऑफ आयनिक रेडियस। ये बातें बच्चों अगर आपके दिमाग में हैं तो आप शॉर्टकी इफेक्ट पे परफेक्ट हो। बाकी ये गोला गोली चित्रकला करने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साइंटिफिक अप्रोच बनना चाहिए कि शॉर्टकी इफेक्ट हुआ तो उसका क्या मतलब है। क्लियर रहेगा आपको? फिर आई बात एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को तो ऐसा होता है कि आपको एग्जाम्पल और कुछ भी हो याद तो करना पड़ेगा। फिर भी जो जनरल एग्जाम्पल है जैसे NaCl है, KCl है, KBr है, ये जनरल एग्जाम्पल माने जाते हैं, है ना। इसके अलावा आप सीजियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। और एक यूनिवर्सल डिफेक्टिव मटेरियल होता है वो है AgBr। इसमें हर तरह के डिफेक्ट होते हैं, ये हर जगह आपको मिल जाएगा देखने को कि हाँ इसमें ये डिफेक्ट हुआ, वो डिफेक्ट हुआ। तो कुछ भी करके आप कुछ एग्जाम्पल तो दिमाग में रखिए। आप जनरल वे में ये कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स जो होती हैं उनके जो हैलाइड्स होते हैं वो इसके टिपिकल एग्जाम्पल होते हैं। एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव है तो उसको आप कंक्लूड नहीं करोगे, बाकी को करोगे और आप उसके आधार पे ये अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ इस कंडीशन में कंडक्टिविटी होगी कि नहीं होगी और एक्सेप्ट। क्लियर बच्चों? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप 2 बार 3 बार इसको सुनिए और बुक से रीडिंग करिए, सब बहुत जल्दी बनेगा, बहुत सरल है। चलो शॉर्टकी इफेक्ट पे आप परफेक्ट हो चुके हो। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल इफेक्ट की। ये क्या है? फ्रैंकल इफेक्ट क्या है? तो आप अगर शॉर्टकी पे परफेक्ट हो बच्चों तो फ्रैंकल आपसे बन जाएगा। क्या बातें आएंगी? इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट बात कि यार फ्रैंकल इफेक्ट क्या है? तो शॉर्टकी इफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों के लिए था, बट फ्रैंकल इफेक्ट इज ओनली फॉर द कैटायन। फ्रैंकल इफेक्ट केवल और केवल कैटायन के लिए होता है, जबकि शॉर्टकी इफेक्ट दोनों के लिए होता है ना। चलिए इसको और आगे बात करें। यार शॉर्टकी इफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने क्रिस्टल यूनिट सेल को लीव करते हैं, जगह को छोड़कर मूव आउट कर जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल इफेक्ट जो ओनली फॉर कैटायन है, इसमें क्रिस्टल यूनिट सेल का कोई एक कैटायन, शब्दों को सुनिएगा, क्रिस्टल यूनिट सेल का कोई एक कैटायन, कोई भी लेट मेरे को पसंद आए का कोई भी एक कैटायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल के बाहर मूव आउट हो जाता है। ये बात होती है ऐसा। तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशनरी ध्यान देना होगा कि शॉर्टकी में आयन क्रिस्टल से मूव आउट होता है, बट फ्रैंकल में अपनी जगह को तो छोड़ता है लेकिन कभी भी क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता। तो कहाँ जाता है? बोले उसी क्रिस्टल की किसी दूसरी वैकेंसी पे जाके फिट हो जाता है। यानी रहता उसी क्रिस्टल में है लेकिन उसी क्रिस्टल की किसी दूसरी वैकेंसी पे जाके फिट होता है और ये हो जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों? आप खुद दिमाग लगाओ। पहले तो फिनोमिना क्या है? बोले इन द फ्रैंकल इफेक्ट, सिंस द फ्रैंकल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली द कैटायन and in the Frankel defect the cation
प्रेजेंट इन द यूनिट सेल लीव देयर साइड एंड मूव, अब ये नहीं बोलना है, एंड रीअरेंज एट द सेम यूनिट सेल इन एनी अदर साइट, ये बोल रहा है। तो इसे क्या हुआ, बोले यार इससे क्या न्यूट्रलिटी में कोई फर्क पड़ा? बोले कुछ नहीं पड़ा, वो तो भाई उसी रूम में है, उसी यूनिट सेल में इधर का उधर टहल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो न्यूट्रलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। अच्छा डेंसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? बोले यार ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, वही है, उसी वॉल्यूम के अंदर है, कहीं भाग तो रहा नहीं है, यानी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज थ्रू आउट इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा इस फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा? बोले हाँ यार कंडक्टिविटी में तो पक्का फर्क पड़ेगा। देखो ना आयन फ्री होके मूव कर रहा है, वो भी कौन, कैटायन, और जब आयन मूव करता है तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आयन के मूवमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होने की गुंजाइश बढ़ती है, तो वो गुड कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने लगता है। Therefore, the solid which shows a Frankel defect always show good conducting behavior in presence of electric field, like as the solid in which Schottky defect is observed. Clear बच्चों? तो ये भी गुड कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा। चलिए अब आप सोचिए कि ये कहाँ होगा। तो बोले यार अगर आपको शॉटकी की कंडीशन क्लियर है तो फ्रैंकल उसका उल्टा। बोले यार उल्टा कैसे? बोले शॉटकी डिफेक्ट वहां होता था जहां कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, ये डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट वहां होगा जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा वहां बोला था कि शॉटकी डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन द सॉलिड व्हिच हैव द कैटायन एंड एनायन एंड ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, या जिनके कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो कम हो, या कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा, एनायन बड़ा होगा कैटायन छोटा होगा, तो इस हिसाब से साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज, वहाँ स्लाइट डिफरेंस ऑफ साइज या लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज। एग्जाम्पल कौन होंगे? तो एग्जाम्पल मोस्टली इसके फ्रैंकल डिफेक्ट के हम जब पढ़ते हैं तो AgCl, AgBr, AgI, ये इसके टिपिकल एग्जाम्पल माने जाते हैं। AgBr तो यूनिवर्सल है, तो हर जगह ही होता है। तो बच्चों आप शॉटकी और फ्रैंकल ये दो डिफेक्ट में ज़्यादा इफेक्टिवली सीख सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है कि बहुत साइंटिफिक नहीं, पहले आप ऑर्डिनरी भाषा में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आती है आप पहले उस चीज़ को मीन तो करो। होता क्या है, आप करने तो वाले नहीं हो कि लैब में लगा के डिफेक्ट कराओगे, आपको तो बस इसको थ्योरेटिकली समझना है। तो आप पहले अपने वर्ड्स में इसकी मीनिंग को समझो, ये कहाँ होता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, और बाकी ड्राइंग आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से, NCERT के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो बनाना सीखिए। क्लियर? तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में ये पढ़ाई है बच्चों, और इतनी अगर आपको बनती है तो आई एम मच कॉन्फिडेंट दैट यू कैन अचीव मच मोर एज यू थॉट। ओके, अब बात करते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक में। आज नॉन स्टैक्योमेट्रिक में ऐसा क्या है जो हमारे लिए कठिन माना जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आता है, तो इसके बारे में सीखते हैं। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, ये तो आप समझ गए कि इसमें कंपाउंड जो होगा वो नॉन रेशनल होगा। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में अब हम एंटर करें तो आपको क्लासिफाइड फॉर्म में बताया था कि नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पर मेटल एक्सेस जब बोलता हूँ मैं तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इस तरह के डिफेक्ट में मेटल ज़्यादा हो जाती है, मेटल भर देते हैं, मेटल कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो इसका मतलब फिर वही नहीं कि मेटल की डिफिशियंसी हो जाती है। या मेटल मीन्स आपको समझना होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। यानी जब मैं मेटल एक्सेस बोलूँगा तो इसमें होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना होगा मुझे, और मेटल डिफिशियंसी बोलूँगा तो पॉजिटिव चार्ज घटाना होगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में
आयंस का नंबर चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आयंस इक्वल नंबर में हो, क्योंकि फार्मूला रेशनल नहीं होगा, वो फ्रैक्शनल भी आ सकता है। लेकिन आयन का नंबर तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट द न्यूट्रलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये मेंटेन रहे। यानी आयंस को तो आप निकाल सकते हो, जैसे Cl माइनस आयन, Na+ आयन, तो ये Na+ पूरा निकाला, Cl- पूरा निकाला, ये चलेगा। लेकिन अगर Cl- निकाला है तो उसमें चार्ज कितना था? -1, तो वो एक -1 चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। वो कैसे होगा, वही आपको सीखना है। तो आपको पहले पढ़ने के पहले ये दिमाग में बैठाना है बच्चों कि नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैं एक एक्सरसाइज करूंगा, जो कि होता है उसको आपको ऐसे बोलना है जैसे कि आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं। मैं एक एक्सरसाइज करूंगा और उसमें कैटायन और एनायन के नंबर को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टैकियोमेट्री का कोई लफड़ा ही नहीं है। नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि नंबर चेंज करते समय न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई फर्क ना पड़े। क्लियर? पहला। दूसरा, मेटल एक्सेस का मतलब मेरे दिमाग में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना, और मेटल डिफिशियंसी का मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज को घटाना। चलिए अब इसमें हम पढ़ाई करें। पहला केस लेते हैं बच्चों कि भाई नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट कराओ और समझाओ। तो आपके दिमाग में अब आना चाहिए कि मेरे पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड में मेटल का एक्सेस कराना है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। अब आप खुद ब्रेन में जोर डालो कि ये सॉलिड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है, इसके क्या तरीके हैं? बोले यार पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या? बोले क्रिस्टल से मैं नेगेटिव निकाल लूं। अगर नेगेटिव निकाल लूंगा तो पॉजिटिव अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? बोले पहले लेट 100 पॉजिटिव और 100 नेगेटिव था, अब मैंने 2 नेगेटिव निकाल लिए तो पॉजिटिव 98 नहीं, पॉजिटिव तो 100 है लेकिन नेगेटिव 98 है, यानी मेटल एक्सेस हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यानी पहला तरीका है बाय रिमूवल ऑफ एन आयन, क्रिस्टल से एनायन को निकाल दो। इसको हम साइंटिफिक भाषा में बाय एनायन वैकेंसी भी कहते हैं, कि एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दो। क्लियर? दूसरा क्या तरीका है बच्चों? बोले यार एक तरीका, जब मैं एनायन को भगा देता हूं तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ जाता है। इसी तरह एक और तरीका है, मैं बाहर से कहीं से कैटायन लूंगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से, और वो कैटायन क्रिस्टल के यूनिट सेल में इंटर करा दूंगा, तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यूनिट बढ़ जाएगी। अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटायन इन यूनिट सेल, यानी बाहर कहीं से कैटायन को लाके यूनिट सेल में एस्टेब्लिश करा दो। अच्छा, इसका मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से होगा। पहला बाय रिमूवल ऑफ एन आयन, या बाय एन आयन वैकेंसी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कॉम्पिटिशन्स में भी, एनसीईआरटी में भी, 12th के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब समझिए, इसकी थ्योरी समझाने के पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल को मैंने धूप में रख दिया है, सनलाइट में रख दिया है, H2 फोटोन आ रहा है। यहाँ पर Na+ है, Cl- है, Cl-, Na+, ऐसी सभी आयंस अरेंज है। जब इसको मैंने सनलाइट में रखा है तो मेरे को कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। पहला, यार जो NaCl है वो येलो कलर की लाइट के साथ चमकने लगा। बोले अच्छा, इसमें NaCl येलो कलर की लाइट से चमक रहा है, यानी इसमें कोई कलर का ऑब्जर्वेशन मेरे को हो गया। दूसरी बात होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो लाइट के कारण एनर्जी डेवलपमेंट होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, और Cl- क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है।
जब Cl माइनस क्रिस्टल से बाहर जाता है तो स्वाभाविक है वो आयनिक फॉर्म पे तो रह नहीं सकता, वो न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा और Cl एटम मिलके Cl2 गैस बन के रिलीज आउट हो जाएंगे। कोई एक एटम तो हुआ नहीं, एक मोल होता है ना, ध्यान रखिएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाने पे इस क्रिस्टल में क्या हो गया, बोले यार इस क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी मेटल एक्सेस हो गया, ये डिफेक्ट है। लेकिन इस डिफेक्ट के बाद उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ये साइंस है। तो बोले यार ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है एक्सटर्नल सोर्स में, ये इस क्रिस्टल यूनिट सेल में इंटर कर जाएगा। इससे होगा क्या, होगा ये कि एक नेगेटिव निकला और एक इलेक्ट्रॉन आया, तो नेगेटिव का नंबर तो बैलेंस हो गया, क्लियर। लेकिन पूरा का पूरा एनायन वापस नहीं आ रहा, एक नेगेटिव आ रहा है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना बच्चों, तो ये क्या करता है, ये खूब सारी एनर्जी कैरी करके आता है। और ये जब खूब सारी एनर्जी लेके आता है तो फिर वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि ये हायर सेल से लोअर सेल की ओर जाता है, तो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म पे रिलीज कर देता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल लाइट के रूप में हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और हम कहते हैं NaCl पीले रंग का हो गया है। ये है, ये जो डिफेक्ट है इसके कारण से मुझे कलर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट फॉलो होने के कारण, इसलिए इस डिफेक्ट को मैं कलर सेंटर कहता हूं, कलर सेंटर। तो ये ना हेडिंग ना पूछ के टीचर आपसे पूछते हैं कलर सेंटर क्या है, ये दिस डिफेक्ट इज नोन एज कलर सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कलर सेंटर। इस डिफेक्ट को एक और नाम दिया है बच्चों, और वो नाम है एफ सेंटर, वेयर एफ इज टेकन बाय अ जर्मन वर्ड फॉर मीन्स कलर। ये कलर सेंटर या एफ सेंटर कहलाता है। ये साइंस आप पहले दिमाग में रख लीजिए, फिर ये डिफेक्ट में समझाता हूं। तो बोलोगे क्या साइंस क्या है, बोले यार कि when NaCl is placed in presence of sunbeam or sunlight, then after ionization the Cl minus ion of the structure moved out from the crystal and it released their valence electron and finally changed into a molecular gaseous state and escaped out from the crystal structure. Since in the crystal the number of cations increases than the number of anions, therefore it is the type of metal excess defect. But in the crystal, neutrality is not remain constant throughout. Therefore, to maintain the neutrality of the crystal, the free electron present in the external source enter in the unit cell, which contain extra higher energy, and release their energy in unit cell in form of electromagnetic radiation, which finally change into visible light of certain color, which is generally yellowish. That is why the NaCl change into yellow color in presence of sunlight. Since in this type of defect we can observe the certain color, that is why this effect is also known as color center or F center. क्लियर बच्चों? चलिए, अगर आपको क्लियर है तो अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि यार मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बाय रिमूवल ऑफ एनायन, तो इस तरह के डिफेक्ट में होता क्या है, A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस। मान लीजिए कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसको आप अलग करके इसको पे ध्यान दीजिएगा, कोई एक एनायन अपनी जगह को छोड़ के भाग जाता है, एनी एनायन लीव देयर साइट एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंटर इन द सेम यूनिट सेल टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। जो पहले आपको ये सीखना है, पहले ये नहीं सीखना, जब आप वो सीख गए तो बस उसी को ट्रांसलेट करना है। क्या तो यार मेटल एक्सेस डिफेक्ट में होता क्या है कि मेटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई एक आयन होता है और वो आयन अपनी जगह को छोड़कर, एनायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर मूव आउट हो जाता है। और जब वो क्रिस्टल के बाहर जाता है तो बाहर से कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन आता है जिससे उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। जो आपने NaCl के बारे में डिस्कसन किया, वही चीज को यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, इसको वहां नहीं करना।
पहले आप इसको सीखिए, समझिए, इसको आप बोलना सीखिए, कारण का कलर क्यों आता है ये सब सीख लीजिए और फिर उसको यहाँ ट्रांसलेट कर दीजिए और फिर बता दीजिए कि दिस डिफेक्ट इज नोन एज कलर सेंटर, एफ सेंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा पाओगे आप? तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को खुद अगर समझ गए तो आप किसी को भी समझा पाओगे और खुद को समझाना पहले जरूरी है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान दीजिए। बोले ये डिफेक्ट होता कहाँ है? बोले यार ये डिफेक्ट हर वो सॉलिड में होता है जिसमें ऑलरेडी शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ हो। अच्छा, तो जहां जहां शॉर्टकी डिफेक्ट होने की गुंजाइश है वहां वहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय रिमूवल ऑफ एनायन होता है, इसलिए इसका टिपिकल एग्जांपल NaCl है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इस क्रिस्टल में कंडक्टिंग बिहेवियर है? बोले हाँ, इसमें कंडक्टिंग बिहेवियर तो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा है। और बच्चों, जब कोई सॉलिड में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण करंट कैरी हो तो उसको हम N टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं, जिसको डिटेल आगे बात करेंगे। N फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कैरी होगी इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए N टाइप सेमी कंडक्टर। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के जो सॉलिड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के कारण करंट फ्लो होता है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज N टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर बच्चों? ये बात आप ध्यान रखोगे। डेंसिटी में कोई फर्क पड़ा क्या? बोले हाँ यार, पूरा का पूरा Cl माइनस आयन भाग गया और आया कौन? एक इलेक्ट्रॉन। Cl का मास कितना था? 35.5 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास बोले कुछ है ही नहीं ना, इतना कम मास है, 9.1 10 to - 31 kg। तो क्या डेंसिटी कम हो जाएगी? बोले हाँ, पक्का कम हो जाएगी, पूरा का पूरा Cl भाग गया है, यानी डेंसिटी डिक्रीजेस। न्यूट्रलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। टाइप कंडक्टिंग बिहेवियर यस, बट अ टाइप ऑफ N टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर? तो इसमें पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज द मीन ऑफ एफ सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर सेंटर। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक सॉलिड क्रिस्टल है जिसमें वो ये कर दिया NaCl है, उसमें कलर ऑब्जर्वेशन हो गया, रीजन ऑफ द कलर ऑब्जर्वेशन विल बी, फिर नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको बस एफ सेंटर ढूंढ के गोला भर देना है, खेल खत्म। तो इतना तो आप कर पाओगे पक्का। अब इसी में जो दूसरी कैटेगरी है वो भी इसी कैटेगरी के एक पार्ट में आती है कि भाई अगर मैं ये सीख पा रहा हूँ तो फिर आगे भी सीख पाऊंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो डिफेक्ट है उसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम बहुत ही अच्छे से नई बातें पढ़ेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल आपको बनने बहुत जरूरी है और वो आपसे जरूर पूछे जाते हैं। NCERT में भी दिए हैं, इवन कॉम्पिटिशन्स में भी आए। तो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिफेक्ट का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और तब तक खूब पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।